हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो से कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम देखेंगे, जो कि मैं बहुत वीडियो से गाता आ रहा हूँ, कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम देखेंगे कि मनी मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि सेल और परचेज होते हैं। तो देखो, इस टॉपिक पे आने से पहले और मैं आपको कई कई सारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट करा दूं, मैं कुछ टर्म्स आपको समझाना चाहता हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इन इंस्ट्रूमेंट को समझने के लिए, और ये टर्म्स आपको बार बार दिखेंगी। पहला टर्म है जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड मतलब क्या हुआ? ये उन तरीके के बॉन्ड्स होते हैं जिन पे जो सेल होते हैं डिस्काउंट पे और रिडीम होते हैं फेस वैल्यू पे। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको मानो कोई जीरो कूपन बॉन्ड मिला किसी भी इंस्टीट्यूशन से। अभी हम पढ़ेंगे कौन से इंस्टीट्यूशन जीरो कूपन बॉन्ड देते हैं। तो होता क्या है कि आप उस बॉन्ड पे लिखा होगा कि ये बॉन्ड 1 लाख रुपए का है, बट आपसे वो जो इंस्टीट्यूशन है वो आपसे 90,000 रुपये लेगा। मतलब वो आपसे 90,000 रुपये अभी लेगा, जनवरी का मंथ चल रहा है, वो आपसे 90,000 रुपये लेगा और आपसे कहेगा कि दिसंबर के महीने में आके हमसे 1 लाख रुपए ले जाना। मतलब क्या है, आपको कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। जैसे कि आप बैंक में डिपॉजिट कराते हो, 1 लाख रुपए आप बैंक में डिपॉजिट कराओगे तो आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। बट जीरो कूपन बॉन्ड में क्या होता है कि आपके बॉन्ड पे लिखा होगा 1 लाख रुपए, आपको अपफ्रंट 1 लाख रुपए नहीं देना है, आपको अपफ्रंट 90,000 रुपए देने हैं। तो यानी आपको डिस्काउंट प्राइस देना है, सस्ता आपको देना है, और आपको 1 लाख रुपए यानी कि जो उसकी फेस वैल्यू है वो जब भी मैच्योरिटी पीरियड है आपको मिल जाएगी। अगली टर्म है जो मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में समझा भी चुका हूं, बट फिर भी मैं दोबारा आपको क्लियर करना चाहूंगा। सिक्योर वर्सेस अनसिक्योर डेट। इसका क्या मतलब होता है कि देखो, अगर कोई डेट या फिर कोई आपको सिक्योरिटी मिली है, कोई आपको इंस्टीट्यूशन ने आपसे पैसे उधार लेते हुए उसको सिक्योर्ड है, तो उसका मतलब क्या हो? सिक्योर्ड होने का मतलब ये होता है कि आपको अपने उधार दिए हुए पैसे के अगेंस्ट कुछ सिक्योरिटी मिली है, कोई कोलेटरल मिला है, कुछ गिरवी मिला है, कि अगर जिस भी इंस्टीट्यूशन को आपने पैसा उधार पे दिया है वो आपको पैसा ना दे पाए वापसी, तो आप उस एसेट को गिरवी कर सको, आप उस एसेट को बेच के अपना पैसा रिकवर कर सको। और अनसिक्योर उसी का उल्टा होता है कि आपने पैसे किसी को उधार पे दिए और उसके अगेंस्ट आपको पैसे, आपके पास कुछ नहीं रखा हुआ, अगर वो मुकर गया पैसे देने से तो आप कुछ नहीं कर सकते, ना आप कुछ बेच सकते उसका। और लास्ट जो है वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। देखो, किसी इंस्ट्रूमेंट का नेगोशिएबल होने का मतलब क्या है कि ये भी हालांकि मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूं, बट फिर दोबारा समझते हैं कि आप ये इंस्ट्रूमेंट किसी थर्ड पार्टी को दे सकते हो अगर आपको पैसे की जरूरत है। वो थर्ड पार्टी आपसे कुछ कमीशन चार्ज करेगी और आपको हाथ की हाथ कैश दे देगी। मतलब क्या है, आपने 1 लाख रुपए किसी से उधार पे दे रखे थे, किसी को उधार पे दे रखे थे, उसने कहा था कि ये 1 लाख रुपए, ये आपके पास उसका 1 लाख रुपए का एक डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा है कि 1 लाख रुपए उसको आपको वापस करने हैं। अब आपको वो 1 लाख रुपए वापस करेगा दिसंबर में, बट आपको फरवरी के महीने में एकदम से जरूरत पड़ गई है। तो आप ये नोट जो है, ये जो आपका डॉक्यूमेंट है, ये जो आपका प्रॉमिसरी नोट है, इसको किसी थर्ड पार्टी के पास लेके जा सकते हो। वो बैंक हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो इस इंस्ट्रूमेंट को आपसे ले लेगा, आपसे कुछ कमीशन लेगा, आपको शायद 95 या 96,000 रुपीज दे देगा, आपको एकदम से जो आपकी कैश की रिक्वायरमेंट है उसे वो फुलफिल कर देगा, और इस इंस्ट्रूमेंट को अपने पास रख के अब दिसंबर के महीने में जाके जिस पार्टी से आपको पैसा लेना था वो उस पार्टी से आपके बिहाफ पे वसूल करके अपने पास रख लेगा। जो बीच का पैसा है, यानी 4-5 हज़ार रुपये, वो उसका प्रॉफिट हो गया। तो अब इन टर्म्स को दिमाग में रखते हुए हम मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट समझते हैं। पहला इंस्ट्रूमेंट है कॉल मनी। कॉल मनी क्या होता है? कॉल मनी वो पैसा होता है जो बैंक एक दूसरे को उधार पे देते हैं। मतलब ऑब्वियस सी बात है, एसबीआई हो गए, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, या फिर आईडीबीआई, एचडीएफसी, ये बैंक्स भी आपस में थोड़ी बहुत दोस्ती यारी बना के रखते हैं। तो ये बैंक्स क्या करते हैं? बैंक्स लेंड टू ईच अदर टू मेंटेन सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करने के लिए बैंक एक दूसरे को उधार पे दे देते हैं। जैसे एसबीआई ने पंजाब नेशनल को कॉल करके कहा कि भाई यार जरा मेरी ना सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो खराब हो रही है, मैं मेरे को बन नहीं पा रही, तो जरा यार 50-100 करोड़ रुपए 100 करोड़ रुपए भिजवा दे। तो पंजाब नेशनल 100 करोड़ रुपए भिजवा देगा एसबीआई को, बट उसका मेच्योरिटी पीरियड होगा 1 डे से लेके 15 दिन का। मतलब क्या है,
एसबीआई को एक दिन से लेके 15 दिन के अंदर अंदर वो पैसा लौटाना पड़ेगा। अब अगर आप सोच रहे हो सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो क्या होती है, ये आप शायद ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में पढ़ भी चुके होंगे, मैं यहाँ पे फिर दिमाग में आपके ला देता हूँ। कैश रिजर्व रेशियो क्या होती है कि बैंक्स को आरबीआई से इंस्ट्रक्शन होती है कि उनके पास जितना भी पैसा डिपॉजिट हुआ है वो उस सारे पैसे को उधार पे ना दे दे, बिजनेसेस को पैसा ज्यादा कमाने के चक्कर में वो सारा पैसा उधार पे ना लौटा दे, कुछ पैसा वो एज अ कैश अपने पास रखे, ताकि अगर लोगों को जरूरत पड़े तो वो पैसा दे सके। मतलब क्या है, किसी बैंक के मानो 100 करोड़ का डिपॉजिट है और सीआरआर मेरे ख्याल से इंडिया में भी 7-8% के अराउंड है, तो सात इस लॉ के अकॉर्डिंग बैंक को 7 करोड़ रुपए अपने पास कैश के तौर पे रखना है ही है। अगर वो नहीं रखेगा तो आरबीआई उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। तो फिर सीआरआर मेंटेन करने के लिए बैंक अपने पड़ोसी दोस्त बैंकों से पैसे मंगवा लेते हैं। इंटरेस्ट रेट पेड ऑन ऑन कॉल मनी इज कॉल्ड कॉल रेट विच इज हाईली फ्लक्चुएटिंग। मतलब क्या है, जो इंटरेस्ट रेट एसबीआई पंजाब नेशनल को देगा उस मंगाए हुए पैसे के अगेंस्ट, उस इंटरेस्ट रेट को कहते हैं कॉल रेट, जो कि हाईली फ्लक्चुएटिंग होता है। जो कि मैंने आप कहीं पढ़ा भी था कि ये रेट ऐसा होता है जो कई कई मिनट में चेंज हो जाता है, हर मिनट चेंज होता है। तो ये होती है कॉल मनी। अगला इंस्ट्रूमेंट है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या होता है, ट्रेजरी बिल आरबीआई इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब हुआ, ट्रेजरी बिल, इसका मतलब ये हुआ ट्रेजरी बिल वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर मानो सेंट्रल गवर्नमेंट को यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे की रिक्वायरमेंट है शॉर्ट टर्म, उन्हें कुछ किसी प्रोजेक्ट के लिए किसी भी रिसर्च के लिए पैसे की जरूरत है, तो वो आरबीआई से जाके कहेंगे कि यार हमें पैसे की जरूरत है। आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे कहेगा, लोगों को जाके ट्रेजरी बिल निकालेगा और लोगों को जाके वो ट्रेजरी बिल बेचेगा। आरबीआई बेसिकली लोगों से कहेगा कि गवर्नमेंट को जरूरत है और आप गवर्नमेंट को पैसा उधार पे दे दो, अगर गवर्नमेंट पैसा नहीं लौटा पाई तो हम आरबीआई वो पैसा आपको छाप के दे देंगे या फिर कहीं से भी देंगे, आरबीआई ऑब्वियसली छाप के देगी। तो फिर इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट हाईली लिक्विड होता है। क्यों? क्योंकि इसका मैच्योरिटी पीरियड पहली बात 1 साल से अंदर अंदर होता है, और क्योंकि ये बहुत जल्दी पैसे में कन्वर्ट हो सकता है बहुत आराम से। ये नेग्लिजिबल रिस्क होता है इसमें। नेग्लिजिबल रिस्क आप ऑब्वियसली खुद ही समझ सकते हो कि इसको इशू करने वाला आरबीआई है और सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पे वो के बिहाफ पे इशू कर रही है, तो ना गवर्नमेंट मुकरेगी, क्योंकि अगर गवर्नमेंट पैसे देने से मुकर गई तो फिर ऑपोजिशन गवर्नमेंट को बदनाम कर देगा। और आरबीआई तो क्या ही है यार, आप खुद ही समझ लो कि अगर गवर्नमेंट मुकर भी गई तो आरबीआई सबसे अल्टीमेट बॉडी है पूरी कंट्री की, वो नोट छाप के दे देगी। और ट्रेजरी बिल जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं, जो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ क्या होते हैं। अगला है हमारा इंस्ट्रूमेंट कमर्शियल बिल। देखो पहले बात समझते कमर्शियल बिल होता क्या है। देखो मानो हम यहाँ पे आप हो, ये हो आप यू, और ये हूँ मैं प्रिंस, हम दोनों के बीच में कोई बिजनेस डील होती है, ये आप हो ये मैं हूँ, हम दोनों ने हाथ मिला के बिजनेस डील कर ली एक। बट क्या हुआ, आप थे बायर और मैं था सेलर, मैंने आपको बेचे गुड्स, बट आपके पास कुछ अभी मेरे पास पैसे देने को है नहीं, जिनको हम कहते हैं ट्रेड बिल, जो आप 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आपके पास पैसे देने के लिए है नहीं, तो आपने क्या कहा कि यार मैं 3 महीने बाद दे दूंगा, तो मैं आपको एक बिल काट के दे दूंगा कि मैं आपसे 3 महीने बाद ले लूंगा पैसे। तो देखो ये हूं मैं, मेरे हाथ में पड़ा है एक ट्रेड बिल जिसपे लिखा हुआ है कि मेरे को आपसे 3 महीने बाद जाके पैसे लेने हैं, तो इस बिल को हम कहते हैं ट्रेड बिल। बट मानो मुझे बहुत ज़्यादा एकदम पैसे की जरूरत पड़ गई, मेरे को 2 दिन बाद एकदम अर्जेंट पैसे की जरूरत पड़ गई, तो मैं क्या करूंगा, वो ट्रेड बिल जाके दे दूंगा किसी बैंक को, कमर्शियल बैंक को, कि उसको मैं बिल दे दूंगा और कहूंगा कि 3 महीने बाद आप इसे जाके पैसे ले लेना, मुझे अभी अर्जेंट कैश की रिक्वायरमेंट है, ये बिल पकड़ो आप और मेरे को दे दो पैसे। तो वो बैंक क्या करेगा, ये रहा हमारा बैंक जो खुश हो रहा है क्योंकि इसको इस बिल के अगेंस्ट कमीशन मिली है। अगर ये बिल 10,000 का था तो बैंक मेरे से 200-300 रुपए कमीशन चार्ज करेगा और ये बिल अपने पास रख लेगा। और जब ये बिल बैंक के हाथ में आ जाएगा, कमर्शियल बैंक के हाथ में आ जाएगा, तो इसे हम कहेंगे, ये इसका नाम चेंज होकर ट्रेड बिल से इसका नाम चेंज होकर बन जाएगा कमर्शियल बिल। और बैंक मेरे से कमीशन चार्ज करने के बाद ये बिल अपने पास रख लेगा, कमर्शियल बिल जब नाम बदल जाएगा उसका, और 3 महीने बाद जाके
आपसे वो पैसा बैंक वसूल लेगा। तो ट्रेड बिल से बनता है, जब वो बिल बैंक के पास पहुंच जाता है वो बनता है कमर्शियल बिल। तो यूज टू फुलफिल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, फायदा क्या है इसका? कमर्शियल बिल का फायदा है यूज टू फुलफिल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस। मतलब क्या है, मेरे को एकदम पैसे की जरूरत पड़ गई, तो मेरे को, क्योंकि मेरे को किसी की सैलरी वैलरी पे करनी थी, कोई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने इसका फायदा उठाया और मेरे पास पैसा आ गया। और इसके फीचर्स क्या होते हैं? पहली बात, ये शॉर्ट टर्म होता है, मतलब इसका मैच्योरिटी पीरियड साल से कम कम में होता है, और ये नेगोशिएबल होता है। नेगोशिएबल मैं जैसे ऊपर समझा चुका हूँ, और यहाँ पे बेसिकली मैंने अपना जो ट्रेड बिल था वो बैंक से नेगोशिएट कर दिया, तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो अब हमने ये 3 इंस्ट्रूमेंट कर लिए हैं, अब हम अपने अगले पे आते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट है कमर्शियल पेपर। देखो कमर्शियल पेपर क्या होता है? इशूड बाय लार्ज एंड क्रेडिट वर्थी कॉर्पोरेशंस। मतलब क्या है, ये कमर्शियल पेपर एक ऐसा बॉन्ड होता है, एक ऐसा मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है जो कि बहुत बड़ी बड़ी और बहुत अच्छी क्रेडिट रेटिंग वाली ही ऑर्गेनाइजेशन इश्यू कर सकती हैं। क्रेडिट रेटिंग, हर कंपनी को क्रेडिट रेटिंग मिलती है जिस क्रिसिल के द्वारा। क्रिसिल ये हमारी इंडिया की वो ऑर्गेनाइजेशन है जो हर कंपनी को क्रेडिट रेटिंग देती है कि हाँ यार, ये कंपनी बहुत टाइम पे पैसा देती है और कभी अपने पैसे दिए लिए हुए से मुकरती नहीं है, तो उसको 5 स्टार या 4 स्टार की रेटिंग मिल जाएगी, जैसे मूवीज को रेटिंग मिलती है। तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, टाटा, रिलायंस, ये सारी कंपनीज इशू कर सकती हैं कमर्शियल पेपर। कोई छोटी मोटी या फिर घटिया कंपनी नहीं इशू कर सकती। अगला क्या है? अनसिक्योर्ड है। ऑल दो, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं, ऑल दो इतिहास इस बात का गवाह है कि बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी डूबी हैं। तो अगर आप कि वो जिस कंपनी को आपने उधार पे पैसा दिया है, जिससे आपने कमर्शियल पेपर खरीदे हैं, अगर वो डूब गई तो आप कुछ उनका एसेट नहीं बेच सकते, वो अनसिक्योर्ड है। नेगोशिएबल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या होता है। मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 15 डेज टू 1 मंथ, मतलब यही इसका मेच्योरिटी पीरियड होता है। सोल्ड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार, मतलब क्या है, ये भी एक तरीके से जीरो कूपन बॉन्ड है, क्योंकि ये डिस्काउंट पे सोल्ड होता है, सेल होता है और रिडीम होता है पार पे। और दीज यानी कमर्शियल पेपर प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर सीजनल एंड वर्किंग कैपिटल नीड्स। मतलब क्या है, ये शॉर्ट टर्म फंड प्रोवाइड करता है सीजनल और वर्किंग कैपिटल नीड का। मतलब क्या हुआ, मानो कोई तेजी का सीजन है, तो आपको आपको पता है आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एकदम बढ़ गई है। तो उस केस में आपको वो पैसा लाने के लिए आपको काम कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स है, दिवाली का सीज़न है, पैसा चाहिए, तो वो इससे कमर्शियल पेपर से अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकती है। एक बुक में एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग दे रखा है जो कि समझना बहुत जरूरी है, वो है ब्रिज फाइनेंसिंग। देखो, ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए भी कंपनीज कमर्शियल पेपर इशू कर देती हैं। अब ब्रिज फाइनेंसिंग क्या होती है? देखो, पुरानी चैप्टर की वीडियो में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, फ्लोटेशन कॉस्ट का। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वीडियोस मैं जैसे ऑलरेडी कह चुका हूँ, जरूर देख के उस चैप्टर को देखने से पहले। तो फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स। अब क्या है, कई कंपनीज को फ्लोटेशन कॉस्ट भरने के लिए पैसे नहीं होते। मतलब जैसे ही मैंने बताया था कि शेयर मार्केट से भी पैसा उठाने में बहुत खर्चा लगता है कंपनीज को। अगर 100 करोड़ उठाने लगी है तो 2-3 करोड़ रुपए उनका खर्चा ही लौट जाएगा उस पैसे को उठाने में। तो क्या है, फ्लोटेशन कॉस्ट को निकालने के लिए भी कंपनीज कमर्शियल पेपर इशू कर देती हैं। ब्रिज फाइनेंसिंग उसे कहते हैं कि जिस जिस पैसे को हमने उधार पे लिया, और पैसा उधार पे लेने के लिए, मेरे को पता है मैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वे में कह रहा हूं, बट सिंपल वर्ड्स में समझो कि ब्रिज फाइनेंसिंग उसे कहते हैं, मानो मुझे 100 करोड़ शेयर मार्केट से उठाने थे, शायद 10 करोड़ हो गए, 100 करोड़ मुझे शेयर मार्केट से उठाने थे। अब इस 100 करोड़ को उठाने के लिए मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, तो इसको मैं कमर्शियल पेपर से उठा सकता हूं। तो इस 2 करोड़ को कहेंगे हम ब्रिज फाइनेंसिंग, कि मैंने पैसा मार्केट से उधार पे लिया ताकि मैं अपना बड़ा पैसा मार्केट से उधार पे ले सकूं, या फिर सिंपल वर्ड में कहें, मैं फ्लोटेशन कॉस्ट पे कर सकूं। अगर आपको फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं पता तो वीडियो देख के आनी पड़ेगी आपको। अगला पॉइंट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का। अगला पॉइंट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। मतलब क्या है, ये होते हैं शॉर्ट टर्म, यानी 1 साल से कम कम, नेगोशिएबल, ये भी आपको पता है क्या होता है, अनसिक्योर्ड, ये भी आपको पता है, इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाय कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मतलब क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं
जो कि कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा इशू किए जाते हैं। अब बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि यार सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर में फर्क क्या है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर दोनों इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट टर्म, नेगोशिएबल और अनसिक्योर्ड थे। तो इन दोनों का फर्क सिंपल ये होता है, जो कमर्शियल पेपर इशू होती हैं वो कंपनीज इशू करती हैं, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन इशूज करती हैं। बट जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही रेज करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आते हैं डेवलपमेंट बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब आते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। तो सिर्फ यही लोग इशू करते हैं, और कमर्शियल पेपर बड़ी बड़ी कंपनीज इशू करती हैं, कॉर्पोरेट्स इशू करते हैं। issued by bank, commercial certificate of deposit are issued by bank in period of high liquidity, high liquidity के पीरियड में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक इशू करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, व्हेन डिपॉजिट ग्रोथ इज लो, मतलब बैंक से पास डिपॉजिट तो आने नहीं रहे बट डिमांड फॉर क्रेडिट इज हाई। मतलब क्या है, कई सारे मार्केट में बिजनेसेस हैं या इंडिविजुअल है जिनको उधार पे पैसा चाहिए, बट बैंक के पास डिपॉजिट नहीं आ रहे उधार पे पैसा देने के लिए। तो इस वीडियो को यहीं पे वीडियो समाप्त होती है। प्लीज़ कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर देना, अच्छे लगे या बुरी लगे। और यहाँ पे हमने अब मनी मार्केट के सारे इंस्ट्रूमेंट कवर अप कर लिए हैं। तो बाय।